कौन है? राजू, ये तू है ना साले? फिर से भागने की कोशिश कर रहा है? हैं? रुक जरा, और तेरी टांगे ही तोड़ दूंगा, फिर देखता हूँ कैसे भागता है यहाँ से। राजू जानता था कि अनाथालय का केयर टेकर लालजी जो कह रहा था वो कर भी सकता था, और ये राजू के पास आखिरी मौका था। इसीलिए वो फौरन उठा और भागने लगा। गिरने की वजह से उसके पैर में चोट लगी थी, लेकिन आराम से ज्यादा वहाँ से भागना जरूरी था राजू के लिए। राजू, रुक जा, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमसे बुरा तो कोई है भी नहीं लाला, मैं अब तुम्हारे हाथ नहीं आने वाला। राजू की रफ्तार और तेज होती गई। लालजी जल्दी ही काफी पीछे छूट गया और इस तरह राजू आजाद हो गया उस जेल से, जो कहने को तो एक अनाथालय था, लेकिन असल में वहाँ कुछ और ही हो रहा था। लालजी की पहुँच से बाहर आने के बाद राजू फुटपाथ पर बने एक घने पेड़ की छांव में बैठ गया और अपने घाव को सहलाने लगा। तभी उसे चकोरी याद आई और वो पुरानी यादों में खो गया। तू नया है ना? कौन लाया तेरे को? साहब, मेरा नाम राजू है। पिछले हफ्ते जो पुल गिरा था ना, मेरे माँ बाबा उसके नीचे दबकर मर गए। फिर मेरे चाचा ने मेरी खोली छीन ली और मुझे बाहर निकाल दिया। फिर मुझे किशन भैया मिले, बोले यहाँ रहने को, खाने को और पहनने को भी मिलेगा। ये सच है ना साहब? हाँ, ये सब मिलेगा, पर उसके लिए तुझे काम भी करना पड़ेगा, समझा ना? हाँ साहब, मैं करूँगा ना। आप जो काम बोलोगे मैं सारा काम करूँगा। चकोरी, ले जा इसे और समझा दे सारा काम। चकोरी एक पैर से अपाहिज थी और उम्र में राजू से कुछ ही बड़ी रही होगी, लेकिन उस अनाथालय में वो पहले से थी, इसलिए वहाँ के बारे में सब कुछ जानती थी। राजू, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये जगह किसी नरक से कम नहीं है। हैं? ये क्या कह रही हो दीदी? किशन भैया तो कह रहे थे कि वो किशन और ये लालजी, ये मिलकर ही तो चलाते हैं इस जगह को। ये लोग तेरे और मेरे जैसे अनाथ बच्चों को यहाँ रख लेते हैं और फिर उनसे जानवरों की तरह काम करवाते हैं, और काम ना करो तो बहुत मारते भी हैं। ये देख, मेरे पैर का क्या हाल किया इन लोगों ने। अगर ये बात है तो मैं जा रहा हूँ यहाँ से, अभी जा रहा हूँ। नहीं, अभी नहीं, रात को कोशिश करना, मैं जब इशारा करूँ तब। चकोरी राजू की मदद करती है, लेकिन कई बार कोशिश करने के बाद भी राजू उस अनाथालय से भाग नहीं पाता। कभी किशन तो कभी लालजी उसे पकड़ ही लेते थे और फिर उसे बहुत बुरी तरह मार पड़ती थी। चकोरी ने जो कुछ राजू से कहा वो बिल्कुल सच था। लालजी अनाथालय की आड़ में बच्चों से जी तोड़ मजदूरी करवा रहा था और उसके बदले ना तो उन्हें पैसे देता था और ना ही पेट भर खाने को। इतना ही नहीं, अनाथालय के नाम पर आने वाला चंदा भी वो बच्चों पर खर्च नहीं करता था। ये दाल है या पानी? भैया, चावल थोड़े से और दे दो ना, मैं खाली चावल खाकर ही रह लूंगा। चुप कर, तेरा बाप रख के गया क्या? यहाँ दाल चावल है, जो मिला है चुपचाप खा ले। ज्यादा नखरे हैं तो ला, ये भी वापस कर। नहीं, रहने दो भैया, मैं जाता हूँ। राजू, रो मत, ले तू मेरे चावल ले ले। तो फिर तुम क्या खाओगी दीदी? तुम्हें भी तो भूख लगी होगी। नहीं, मुझे भूख नहीं है। वो मैंने ना रसोई में ये चावल पकाते हुए चुपचाप थोड़े से खा लिए थे। मेरा पेट भरा हुआ है, ले तू खा ले। राजू जानता था कि चकोरी झूठ बोल रही है, लेकिन फिर भी उसने चकोरी का दिल रखने के लिए उसकी प्लेट से थोड़े से चावल ले लिए। राजू और चकोरी दोनों ही अनाथ थे, लेकिन यहाँ वो दोनों एक दूसरे का सहारा बन गए थे और भाई बहन भी। राजू, अच्छा मौका है, लालजी सो रहा है, जा अभी भाग जा। दीदी तुम भी चलो ना। नहीं राजू, मैं इतनी ऊंची दीवार नहीं फांद पाऊंगी। तू जा और सीधे पुलिस के पास जाना, फिर तू मुझे यहाँ से ले जाना मेरे भाई। तब तक मैं तेरा इंतजार करूंगी। अचानक एक गाड़ी के हॉर्न से राजू अपने ख्यालों से बाहर आ गया। दीदी, मैं आ रहा हूँ तुम्हें लेने। सुबह हो चुकी थी। राजू सीधा पुलिस स्टेशन गया और वहाँ जाकर उसने लालजी के बारे में सब कुछ बता दिया। पुलिस इंस्पेक्टर अभिजीत ने फौरन एक्शन लिया और अपनी टीम के साथ उन्होंने बिना देर किए लालजी के अनाथालय पर छापा मार दिया। राजू भी उनके साथ ही था। सारे बच्चे एक एक करके अनाथालय से बाहर आ गए, लेकिन चकोरी वो उन बच्चों में थी ही नहीं। दीदी, छोटू रुक, चकोरी दीदी कहाँ है? भैया, कल जब आप यहाँ से भाग गए तो लालजी बहुत गुस्सा हो गया। उसे पता चल गया था कि चकोरी दीदी ने ही आपको भागने में मदद की थी, इसलिए उसने क्या किया उसने छोटू? भैया, उसने चकोरी दीदी को बहुत मारा, इतना मारा कि चकोरी दीदी बेहोश हो गई। वो वहाँ रसोई में है वो। राजू बदहवास सा रसोई में पहुँचा, जहाँ खून से लथपथ चकोरी बेहोश पड़ी थी। दीदी उठो दीदी, मैं आ गया, तुम्हें लेने आ गया दीदी, चलो मेरे साथ, उठो ना दीदी। राजू, अब चकोरी कभी नहीं उठेगी, ये हमेशा के लिए भगवान के पास जा चुकी है बेटा। उस दिन राजू इतना रोया जितना शायद अपने माँ बाप की मौत पर भी नहीं रोया था। चकोरी ने उसकी खातिर अपनी जान गंवा दी थी। ये बोझ राजू के नन्हे से दिल पर बहुत बड़ा था। इंस्पेक्टर अभिजीत ने लालजी और किशन को गिरफ्तार कर लिया था। उन्हें उनके किए की सजा अब कानून देने वाला था, लेकिन इस सब से भी राजू का घाव नहीं भरने वाला था। राजू, चलो बेटा, हमारे साथ चलो।
कहाँ कहाँ जाना है मुझे? बेटा, यहाँ के सारे बच्चों को एक नए अनाथालय में ले जाया जा रहा है। वो जगह यहाँ के जैसी बिल्कुल भी नहीं होगी। वहाँ तुम्हें बहुत प्यार से रखा जाएगा। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, अनाथालय तो बिल्कुल भी नहीं। इतना कहकर राजू वहाँ से भाग गया। इंस्पेक्टर अभिजीत ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की और बाकी के बच्चों को लेकर वो वहाँ से चले गए। अब राजू फिर से बिल्कुल अकेला था और उसे चकोरी की कही एक ही बात बार बार याद आ रही थी। दीदी, जब हम यहाँ से आजाद हो जाएंगे तो क्या करेंगे, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे? जो भी करेंगे यहाँ से बेहतर जिंदगी ही जिएंगे राजू। हम खूब मेहनत करेंगे और खूब सारे पैसे कमाएंगे और फिर जो चाहे वो कर सकेंगे। राजू जानता था कि अब उसे क्या करना है। वो काम की तलाश में निकल पड़ा और जल्दी ही उसे एक ढाबे पर बर्तन धोने और ग्राहकों को खाना परोसने का काम मिल भी गया। ढाबे का मालिक राजपाल एक भला आदमी था। उसने राजू को अपने ढाबे में ही रहने दिया। वो उसे पैसे देने के साथ साथ पेट भर खाना भी देता था और इस तरह राजू ने अपने हालात सुधार लिए। अरे राजू बेटा, एक काम तो कर दे। वो जो सामने बड़ी सी बिल्डिंग है ना, अरे वही जिसके बाहर वो बड़ा सा कूड़ेदान रखा है। हाँ साहब, मैं समझ गया। काम क्या है आप ये बताइए। हाँ, वहाँ जाएगा तो बिल्डिंग के बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड मिलेगा तुझे। अरे वही अपना सूरज जो हर रोज ढाबे में आकर खाना खाता है, वो आज ढाबे पर नहीं आ पाएगा, तो तू उसे वहीं जाकर खाना दिया, ठीक है? ठीक है साहब, अभी जाता हूँ। राजू अपने साथ खाना लेकर उस बिल्डिंग की तरफ चल देता है। वो सिक्योरिटी गार्ड को खाना देने के बाद वापस ढाबे की तरफ चल पड़ता है। तभी अचानक, अरे ये कौन रो रहा है? ये आवाज तो शायद उस कूड़े में से आ रही है। राजू सही था, उस बड़े से कूड़ेदान से एक बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। आवाज बहुत ही धीमी थी, इसलिए आते जाते लोगों का ध्यान उस पर नहीं गया। लेकिन राजू ने जैसे ही उस आवाज को सुना तो वो बिना देर किए उस आवाज की तरफ गया और फटाफट कूड़ेदान से कूड़ा बाहर निकालने लगा। अरे ये तो वहाँ कूड़े के ढेर के बीच एक नवजात बच्ची थी जिसकी सांसें और आवाज किसी भी वक्त बंद होने वाली थी। राजू उस बच्ची को लेकर फौरन ढाबे के मालिक राजपाल के पास गया और उसे सब कुछ बताया। राजू चल बेटा, इसे फौरन अस्पताल लेकर जाना होगा। सही वक्त पर अस्पताल पहुंचने से उस बच्ची की जान बच गई। राजपाल ने अस्पताल की फीस भरी और फिर उस बच्ची के बारे में पुलिस को इत्तला कर दी। साहब, वो पुलिस वाले अंकल ने क्या कहा? इसके माँ बाप कब तक मिल जाएंगे? सच कहूँ राजू, तो पुलिस के भरोसे बैठे रहना बेकार ही है। तू ही सोच, जिन जालिमों ने इस मासूम को कूड़े के ढेर में फेंक दिया, भला वो लोग अब क्यों अपनाएंगे इसे? मेरे भी पहले से 2 बच्चे हैं, तो मैं भी इसके लिए कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं हूँ। फिलहाल मुझे लगता है इसे किसी अनाथ आश्रम को सौंप देना ही बेहतर रहेगा। राजपाल के मुंह से अनाथ आश्रम का नाम सुनते ही राजू सिहर उठा। उसे बीती सारी बातें याद आने लगी। वो काफी देर तक उस बच्ची को गोद में लिए उसे देखता रहा। तभी राजपाल ने राजू से कहा, राजू क्या कर रहा है? चल ना, यहाँ पास में ही एक अनाथ आश्रम है, चल वहीं पर चलते हैं। नहीं साहब, मैं इसे किसी को नहीं दूंगा। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और इसका भी कोई नहीं है, तो इस हिसाब से हम दोनों भाई बहन हुए ना। सोच ले राजू, ये एक बड़ी जिम्मेदारी है। सोच लिया साहब, आज से मैं इसका बड़ा भाई और ये मेरी छोटी बहन चकोरी। ये कहते हुए राजू के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। वो मेहनती तो पहले से ही था, लेकिन उस दिन से जिम्मेदार भी हो गया। अब ना तो वो अकेला था और ना ही परेशान। उस छोटी सी चकोरी के रूप में उसे जीने का मकसद जो मिल गया था। रात आधी से ज्यादा बीत चुकी थी। सारा शहर अंधेरे और सन्नाटे की आगोश में था। शहर का अनाथालय अंधेरे में डूबा हुआ था। वहाँ का चौकीदार भी नींद में ऊँघ रहा था। अनाथालय में एक साया धीरे धीरे बाहर के गेट की ओर बढ़ रहा था। गेट पर पहुंचकर वो साया गेट पर चढ़ गया और दूसरी तरफ कूद पड़ा। उसके कूदने की आवाज से चौकीदार हड़बड़ा कर उठा और चिल्लाया, कौन है? कौन है? उस साये ने कोई जवाब नहीं दिया और सड़क की तरफ दौड़ लगा दी। चौकीदार समझ गया कि अनाथालय का कोई लड़का भागने की कोशिश कर रहा है। वो जोर जोर से सीटी बजाने लगा। सीटी की आवाज से अनाथालय के दूसरे लोग भी जाग गए, मगर तब तक वो लड़का काफी दूर निकल चुका था। उस भागने वाले लड़के का नाम सचिन था। उसकी उम्र 12 साल थी। भागते भागते वो रेलवे स्टेशन पहुंच गया। वहाँ दिल्ली जाने वाली ट्रेन रुकी हुई थी। लड़का उसी ट्रेन में चढ़ गया। ट्रेन में सब लोग सोए हुए थे। केवल एक अधेड़ उम्र का आदमी जगा हुआ था। क्यों बे छोकरे, घर से भागा है क्या? नहीं, घर से नहीं, अनाथालय से भागा हूँ। क्यों, ऐसी क्या बात हो गई जो इतनी रात को भाग आया है? क्योंकि वो अनाथालय नहीं, कसाई खाना था। वहाँ दिन भर हमसे जानवरों की तरह काम करवाया जाता था।
छोटी छोटी गलतियों पर बेंच से पीटा जाता था। कभी कभी तो दिन दिन भर हमें खाना भी नहीं दिया जाता था और मार पड़ती थी सो अलग। ओह, तो अब क्या सोचा है? कहाँ जाएगा? क्या करेगा? जहाँ रास्ते ले जाए। इस तरह सचिन और वो आदमी बातें करते रहे और ट्रेन अपनी मंजिल की ओर बढ़ती गई। सुबह ट्रेन दिल्ली पहुंच गई। चल भाई, अपना स्टेशन तो आ गया, हम चलते हैं, तू अपना ख्याल रखना। इतना कहकर वो आदमी वहाँ से चला गया, मगर सचिन स्टेशन पर ही रुक गया। दिल्ली तो पहुंच गया, अब यहाँ क्या करूं? तभी उसकी नजर कुछ और लड़कों पर पड़ी। उनकी उम्र भी सचिन जितनी ही थी। वो सब स्टेशन पर बिखरी प्लास्टिक की बोतलों को जमा कर रहे थे। मैं भी इन बोतलों को जमा करके बेचूंगा। उस दिन से सचिन स्टेशन पर ही रहने लगा। वो दिन भर खाली बोतलें जमा करता और शाम को उन्हें बेचकर वहीं स्टेशन पर ही सो जाता। एक रात स्टेशन लगभग खाली था। वहाँ इक्का दुक्का लोग ही थे। सचिन भी सोने की तैयारी कर रहा था। तभी उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। सचिन उठा और इधर उधर देखने लगा। कुछ दूरी पर उसे एक 5 साल की लड़की बेंच पर बैठी रोती नजर आई। सचिन उठकर उसके पास गया। कौन हो तुम और तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? बच्ची कुछ न बोली, सिर्फ रोती रही। रात भर सचिन ने उस बच्ची के माँ बाप को ढूंढा। उसने स्टेशन पर एक एक आदमी से पूछा, मगर उसके हाथ कुछ न लगा। यहाँ तक कि सुबह होने को आई। अंत में सचिन उस स्टेशन मास्टर के पास गया और उन्हें सारी बात बताई। अरे ऐसे बच्चे यहाँ कई बार मिले हैं। इन्हीं के माँ बाप इन्हें यहाँ छोड़ जाते हैं। कमबख्त बच्चे तो पैदा कर लेते हैं मगर पाल नहीं सकते, तो यहाँ छोड़कर चले जाते हैं और हमारी मुसीबत बढ़ाते हैं। मैं पुलिस को फोन कर देता हूँ, वही आकर इस बच्ची को अनाथालय में भर्ती करवा देगी। अनाथालय का नाम सुनते ही सचिन भीतर तक कांप गया। उसे अपने अनाथालय के दिन याद आ गए। अगर मैंने इस बच्ची को यहाँ छोड़ा तो ये लोग इसे अनाथालय में छोड़ आएंगे और वहाँ न जाने इस मासूम के साथ कैसा सलूक होगा। नहीं नहीं, मैं इस बच्ची को यहाँ नहीं छोड़ूंगा। इतना सोचकर सचिन उस बच्ची को लेकर चुपके से वहाँ से निकल गया। सुबह के 10 बज गए थे। सचिन चला जा रहा था। तभी बच्ची ने कहा, भूख लगी है। सचिन ने अपनी जेब टटोली। कुल 20 ही रुपए थे। बच्ची को लिए वो एक कुलचे वाले के पास गया और उस बच्ची को 1 प्लेट कुलचा दिलवाया। बच्ची कुलचा खाते हुए सचिन से बोली, भैया तुम भी खाओ, तुमको भी भूख लगी होगी ना, लो मैं तुमको खिलाती हूँ। इतना कहकर बच्ची सचिन को खिलाने लगी। सचिन की आंखों में आंसू आ गए। इतने प्यार और अपनेपन से आज पहली बार किसी ने उसे बुलाया था। बच्ची के मुंह से अपने लिए भैया शब्द सुनकर उसके दिल को बहुत सुकून मिला था। अब चाहे जो हो जाए, आज से ये मेरी बहन है। इसकी खुशी के लिए मैं हर काम करूंगा। खुद को मेहनत की भट्टी में झोंक दूंगा, मगर अपनी बहन को कोई दुख नहीं आने दूंगा। खाने के बाद सचिन अपने और अपनी बहन के सर छुपाने की जगह ढूंढने लगा। जल्दी ही उसे एक झुग्गी मिल गई। मकान मालिक दयालु था। उसने अगले महीने पैसे लेने की बात मान ली। सचिन अपनी बहन के साथ वहाँ रहने लगा। रहने का इंतजाम तो हो गया, अब मुझे कोई काम ढूंढना होगा ताकि मैं अपनी बहन का दाखिला किसी अच्छे से स्कूल में करा पाऊँ। अपनी बहन को मैं खूब पढ़ाऊंगा। इतना सोचकर काम की तलाश में निकल पड़ा। महज 12 साल का होने के कारण उसे कोई काम नहीं दे रहा था। दिन भर भटकने के बाद वो एक छोटे से होटल में गया। उस होटल का मालिक एक बूढ़ा आदमी था। उसका नाम टेकचंद था। टेकचंद के भी आगे पीछे कोई नहीं था। सचिन टेकचंद के पास गया और उससे काम मांगा। अरे तू इतनी सी उम्र में काम क्यों करना चाहता है? मैं अपनी बहन को पढ़ाना चाहता हूँ। क्यों, तू खुद नहीं पढ़ना चाहता? चाहता तो हूँ, मगर पढ़ाई लिखाई इस भेजे में घुसती नहीं है। कोई काम दे दो ना सेठ। सेठ को सचिन ईमानदार लगा। उसने उसे काम पर रख लिया। अब सचिन दिन भर काम करता और उसकी बहन सेठ के साथ खेलती थी। इस तरह महीना भर गुजर गया। जिस दिन सचिन को पहली पगार मिली वो बहुत खुश हुआ। सेठ जी, मुझे कल की छुट्टी चाहिए। मुझे अपनी बहन का एडमिशन करवाने जाना है। उसे छुट्टी मिल गई। अगले दिन सचिन अपनी बहन के साथ होटल आया। अरे इसे तो स्कूल में होना चाहिए, इसे यहाँ क्यों लाया है? इसका दाखिला नहीं हुआ सेठ जी। क्यों? हमारे माँ बाप नहीं है ना, बिना माँ या पिता के साइन के इसका दाखिला नहीं हुआ। अरे एक साइन नहीं हुआ तो क्या इसकी पढ़ाई रुक जाएगी? चल मैं चलता हूँ स्कूल, मैं बनूंगा तुम्हारा गार्जियन। देखते हैं दाखिला कैसे नहीं मिलता। फिर सेठ टेकचंद ने उनका गार्जियन बनकर सचिन की बहन का दाखिला करवाया। फॉर्म में सचिन ने अपनी बहन का नाम स्वाति लिखवाया। ये नाम सचिन ने ही उसे दिया था। वक्त का पहिया घूमता रहा। सचिन और स्वाति धीरे धीरे बड़े होने लगे। स्वाति पढ़ाई में काफी होशियार थी। एक एक कर सफलता की सीढ़ी चढ़ते हुए उसने 12वीं में पूरे जिले में टॉप किया। फिर अपनी काबिलियत के दम पर स्वाति का दाखिला शहर के मेडिकल कॉलेज में हो गया। सचिन की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। सचिन सबसे कहता था, मैं तो कुछ न बन पाया, मगर अब मेरी ये बहन डॉक्टर जरूर बनेगी। उधर टेकचंद की तबीयत खराब रहने लगी थी। वो अब होटल कम ही आता था। उसने अब सचिन को होटल का मैनेजर बना दिया था। उसे सचिन पर अपने बेटे की तरह भरोसा था। एक दिन
सचिन बेटा, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। मुझे हमेशा ये डर लगा रहता था कि मेरे मरने के बाद इस शरीर को आग कौन देगा। भगवान ने तुझे भेजकर वो कमी पूरी कर दी है बेटा। मेरा बेटा है तू। आज से मैं ये होटल और घर तेरे नाम करता हूँ। आज से इनका मालिक तू है बेटा। बस एक वादा करना, मैं जिधर भी मरूं मेरी चिता को तू ही आग लगाना। सचिन की आंख भर आई और गला भर आ गया। वो कुछ बोल नहीं सका। तकदीर भी कितनी अजीब होती है, जब नहीं था तो कोई नहीं था, अब मिले तो बहन और पिता दोनों मिल गए। इस घटना के कुछ दिनों के बाद टेकचंद का देहांत हो गया। टेकचंद का अंतिम संस्कार करने के बाद सचिन ने होटल का धंधा संभाला। उसने देखा कि छोटा होटल होने के कारण यहाँ ज्यादा लोग नहीं आते, इसलिए उसने बैंक से लोन लेकर पहले होटल को सजाया संवारा। उसने होटल की काया ही पलट दी। अब वो कोई छोटा मोटा होटल नहीं रहा, बल्कि शहर का जाना माना रेस्तरां बन गया। इसके बाद तो सचिन सफलता की सीढ़ियां चढ़ता गया और फिर कुछ ही सालों में उसने टेकचंद होटल एंड रेस्टोरेंट्स के नाम से शहर और आसपास कई सारे होटल्स की चेन खड़ी कर शहर का जाना माना रईस बन गया। किसने सोचा था कि अनाथालय से भागने वाला वो 2 हाथ का छोकरा सारे शहर पर राज करेगा। उधर स्वाति की मेडिकल की पढ़ाई भी पूरी हो गई और उसने अपने पूरे बैच में टॉप किया था। उस दिन स्वाति को इनाम मिलना था। सारा हॉल लोगों से भरा हुआ था। कॉलेज के डीन ने स्वाति को सम्मानित किया। आज मुझे मिले इस इनाम की हकदार सिर्फ मैं नहीं, बल्कि मेरे भैया सचिन भी हैं। अगर उस दिन भैया मुझे स्टेशन से नहीं उठाते तो ना जाने आज मैं कहाँ होती। फिर स्वाति लोगों को अपनी सारी कहानी सुनाती है और अंत में कहती है, अगर भैया चाहते तो मुझे वहीं अनाथालय जाने के लिए छोड़ सकते थे, मगर नहीं, उन्होंने मेरा हाथ थामे रखा। सारी जिंदगी तकलीफों का सामना करते रहे, मगर मुझे किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। भगवान हर जगह नहीं जा सकते, इसलिए उन्होंने मेरे सचिन भैया जैसे फरिश्तों को बनाया जो उनकी कमी को पूरा कर सके। बस इसके आगे मुझे और कुछ नहीं कहना है। सारा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। लोगों की भीड़ में बैठे सचिन का सर गर्व से और ऊंचा हो गया।